गुड मॉर्निंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे होंगे और आशा है आप सबका ट्रांसमिशन आज बेहतर होगा। कल से टीम ने कुछ और काम किया तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को सुचारू रूप से अपनी जगह पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास है आज जलमंडल पर। इससे पहले हमने वायुमंडल की बातें की थी, वायुमंडल के कुछ उच्च सिद्धांत भी किए जो हायर सिद्धांत थे। अगर उनमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आज की क्लास और कल की क्लास जलमंडल पर आधारित रहेगी। ये हमारा जलमंडल क्या है, इससे जुड़े क्या प्रश्न आते हैं, इससे जुड़ी क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा है आप अच्छे स्वस्थ में होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए पूरे जोश के साथ बैठ गए हैं क्लास में। तो एक बार मैं फिर से देख रहा हूं कि यहां पर ट्रांसमिशन शुरू हुआ या नहीं हुआ है। तो हमेशा की तरह अभी मुझे चैट नहीं दिखा रहा है, तो बिना चैट फिर शुरू करते हैं। अगर बीच में चैट चला तो आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे तो मैं उन डाउट्स को साथ ही साथ लेता चलूंगा। तो पहली बात हो रही है जलमंडल की। जलमंडल को भूगोल में हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला प्रकार ये रहेगा कि जल जो हमारे जीवन की जरूरत है, पूरे के पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करने वाला जल जो बाकी ग्रहों पर नहीं है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, उसकी उपलब्धता कितनी है, उसकी इस ग्रह पर कितनी मात्रा है, उनकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पर जल मिलता है, तो ये थोड़ी सी चर्चा होगी। जिन छात्रों ने मेरे साथ पहले विश्व भूगोल की क्लास की है तो उन लोगों को यह भी ध्यान होगा कि हमने इससे पहले विश्व के सारे जलाशय, सारी खाड़ियां, सारे सागर और प्रमुख नदियां देख ली हैं। तो वो सारी चीजें मैं चाहूंगा कि जिन छात्रों ने किन्हीं कारणों से वो क्लास नहीं की है, विश्व भूगोल की क्लास इससे पहले कर लें। आपको विश्व की एक समझ मिल जाती है, उस पर ये सारी चीजें पिरोना फिर आसान हो जाता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, तो हमारी ऐप पर विश्व भूगोल के नाम से मिल जाएंगी। अब जब हम यहां पर, और वहां भी मैं बताता हूं कि जल पर मैं एक और बात करने वाला हूं जो कि हम भौतिक भूगोल की क्लास में करेंगे, तो अब वो बात आने का समय आ गया है। तो पहली बात यह है कि ये जल जो पृथ्वी पर है ये कहां से आया। दूसरी बात, इसकी मात्रा घट रही है या बढ़ रही है। तीसरी बात, जो जल आसमान से गिरता है, गिरने के बाद आसमान में वापस कैसे जाता है, और क्या यही जल पृथ्वी पर पुनः चक्रित होता है, जिससे संकल्पना आती है जल चक्र की। ठीक है। उसके बाद विश्व में जल संसाधन या जल संकट, ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो हमें सबसे पहले यहां सोचनी चाहिए। तो जब हम पहली बात करते हैं, अगर मैं इसमें एक एक करके चलता चलूं, पहली बात यह है कि हाइड्रोस्फीयर, महासागर ग्रह पर जीवन को बनाए रखने की एक कुंजी है। तो अगर हम इस जल के महत्व की बात करते हैं, जल व जल का महत्व, ये दो चीजें हमें बात करनी है। तो जल की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर इसकी एक विशेष भूमिका है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जल पाया जाता है। अब ये जल आया कहां से? तो यदि आपको याद हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति की बात होती है,
पृथ्वी की उत्पत्ति की बात होती है। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पहले, मैंने कई बार आपसे बताया कि पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में उत्पत्ति हुई थी, और धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो इसके अंदर से एक दौर ऐसा आया कि समस्त पृथ्वी पर कई लाखों वर्षों तक ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ। यह मेरी प्रारंभिक क्लास में ही मैंने आपसे बात की है। और इन ज्वालामुखियों में अन्य गैसों के साथ एक बहुत अहम गैस निकली, वो थी जलवाष्प। तो बहुत ज्यादा जलवाष्प जिसे भाप के रूप में ज्वालामुखी में निकली होगी, जब वो निकलती है तो उस जलवाष्प के कारण हमारे वायुमंडल में बहुत सारा जलवाष्प आता है, जो ठंडा होने पर क्या होगा, बादल बनेगा, मेघ बनेगा। अब आप मेघ निर्माण भी जानते हैं। जब भी मेघ निर्माण होगा तो इससे क्या होगा, वर्षा होगी, और वर्षा के कारण ये पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक परत आ गई, पानी की परत आ गई, और वो हमारा जलमंडल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा जलमंडल। तो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला पानी या जल कहां से आया, पृथ्वी के अंदर से आया। पृथ्वी के अंदर से जैसे बहुत से अन्य तत्व निकल रहे हैं, खनिज निकल कर आते हैं, बहुत सी गैसें जो हमारे वायुमंडल की गैसें हैं वो कहीं ना कहीं वायुमंडल के अंदर से आई हैं। ये हमने पहले भी बात की है। तो इनकी उत्पत्ति यहां से आ जाती है, जलमंडल। ये पहली चीज हुई, तो पृथ्वी पर विशेष। दूसरी चीज ये है कि ये सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा। तो कहां से आया, इसके स्रोत अगर मैं देखूं, इसके स्रोत, दो स्रोत होते हैं। पहले पृथ्वी की भीतरी संरचना, कहां से आया, पृथ्वी के अंदर व्याप्त जलवाष्प के जितने भी मॉलिक्यूल थे, जितने भी अणु थे, वो सब बाहर आए। और ऐसा नहीं कि समाप्त हो गए, अभी भी पृथ्वी के अंदर बहुत सारा जल कैद है, अंदर की परतों में बहुत सारा जल कैद है, जिनके कारण आज भी ज्वालामुखी अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ये जितना भी जलवाष्प है पृथ्वी के अंदर से बाहर आया है, तो ये वहां से आता है। और दूसरा, बाह्य अंतरिक्ष से जो हमारे पास उल्कापिंड आते हैं, उल्कापिंड जो आते हैं, जो पृथ्वी पर आकर टकराते हैं, तो उल्कापिंडों के कारण भी ये वहां से भी आया है। सभी लोगों को समझ में आ गया। तो पृथ्वी की भीतरी संरचना और उल्कापिंड, ये दोनों चीजें क्या है, हमारे सीमित मात्रा में जल के स्रोत हैं। यहां से जल आया। सभी लोग मेरे साथ, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सारा जल कहां से आया, यहां से आया। अब ये सीमित है पृथ्वी पर, यही चक्रित होता है, उससे संकल्पना आती है जल चक्र की। सभी लोग मुझे देख पा रहे? सर उल्कापिंड से कैसे आता है, देखिए, जो हमारे पास कॉमेट्स आ रहे, कॉमेट्स, बल्कि उल्कापिंड तो एस्टेरॉइड हुए, कॉमेट्स जिन्हें आप पुच्छल तारा कहते हैं। आपने इस तरह से कॉमेट देखे होंगे। ये ऐसा कॉमेट होता है, उसकी लंबी सी पूंछ होती है जो ग्लो करती है, ऐसा देखा आपने कॉमेट? उल्कापिंड की जगह बल्कि मैंने क्या कहूंगा, धूमकेतु। तो जो धूमकेतु आते हैं कुछ उल्कापिंड में भी, ये अंतरिक्ष के पिंड हैं जिनमें कुछ जल हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि सारा का सारा जल पृथ्वी के अंदर से नहीं आया। जब पृथ्वी की उत्पत्ति का काल हुआ तो उससे बहुत सारे उल्कापिंड टकराए, तो वो भी अगर अंतरिक्ष में कहीं पर जल था तो वो आए। और एक बड़ा स्रोत आता है इन धूमकेतुओं से। तो धूमकेतु जो आपने देखे होंगे या सुने होंगे, आपने हेली धूमकेतु नाम का एक कॉमेट सुना होगा।
इनका जो चमकता भाग होता है ये अक्सर बर्फीला होता है। क्या होता है? बर्फीला होता है, और इनके अधिकांश भाग में जल का स्रोत होता है। तो जब ये किसी ग्रह पर टकराते हैं, तो जब ये सूख जाएंगे तो इनके अंदर की जो वाष्प है वो वायुमंडल में पकड़ी जाएगी। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? तो ये हुआ आपका जल कहां से आया। अब जल की हम बात करते हैं, तो एक उदाहरण से बताना चाहता हूं कि यूके ने कुछ साल पहले ये घोषणा की कि हम जो है पुनः चक्रित जल का प्रयोग पीने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी जल है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा जल जो है एकदम स्वच्छ हो, पर्वतों से निकलेगा, झरनों से निकलेगा। तो यूके का यह मानना है, यूनाइटेड किंगडम का यह मानना है कि हम कभी भी पुनः चक्रित जल पीने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, और बाकी कार्यों के लिए पुनः चक्रण ठीक है, लेकिन पीने के लिए हम एक बार हमेशा विशुद्ध जल पर्वतों से लेकर आएंगे और झरनों से लेकर आएंगे। तो अब इसी पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि कितनी गलत सोच, कितनी गलत अवधारणा ये ब्रिटेन में कहीं पर भी जिसने भी ये दी थी, कितनी गलत हो सकती। तो पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो सीमित मात्रा में है। और जल कहां है? जल कहां है अगर मैं उसे देखूं तो इसका मैं आप लोगों को एक स्लाइड में दिखाना चाह रहा हूं कि पृथ्वी पर आज 71% भूभाग क्या है? जलीय। कितना भूभाग? 71% भूभाग जलीय। 71% जलीय है। और यहां पर कितना हुआ? 29% स्थलीय। और अब इसी जल में सारी कहानी होगी। तो यहां पर सूर्य है, सूर्य की ऊष्मा के कारण जितना भी जल है वो धीरे धीरे क्या होता है? वाष्पित होता है। कहीं पर भी होगा तो उसका वाष्पीकरण होगा, लेकिन क्योंकि जल का प्रमुख स्रोत या प्रमुख भंडार कहना चाहिए मुझे, स्रोत ना कहूं तो, प्रमुख भंडार जो है वो हमारे महासागर है। क्या है? महासागरों में जो जल है वो सूर्य की ऊष्मा से गर्म होता है और वो वाष्पित होने लगता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे ओशियानिक रिजर्वॉयर हैं। ये क्या है? ओशियानिक रिजर्वॉयर। यहां से वाष्पित होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होने पर यहां पर ठंडे हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिद्धांतों में बताया। और फिर ये क्या होंगे? संघनन की प्रक्रिया से मेघ निर्माण हो जाएगा, कॉन्डेंसेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कूलिंग हो रही है। कूलिंग मतलब ये ठंडा हो रहा है, जैसे जैसे वाष्प ऊपर उठ रहा है ये ठंडा होता है, कूलिंग होती है। कॉन्डेंसेशन से क्या बनता है? मेघ निर्माण हो जाता है। मेघ निर्माण, और आपके क्लाउड्स बन गए। और यही क्लाउड्स आपको वर्षण के रूप में इस पानी को वापस नीचे भेज देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? वर्षण, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रेसिपिटेशन। तो क्या हमने देखा कि मान लीजिए सागर का एक कण, जलीय कण, ये वाष्पित होता है तो ये इस तरह से ये चक्रित भी हो जाता है। ये चक्रित होता है, और ऐसा नहीं है कि ये चक्र जो है, ये जो वर्षण होगा या वाष्पीकरण हो रहा है, ये प्रक्रिया केवल सागरीय क्षेत्रों में हो रही है, स्थलीय क्षेत्रों में भी होगी। तो ये पूरा का पूरा चक्रण इस तरह से और आगे भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि ये बादल, ये मेघ पवनों के साथ ट्रेवल भी करेंगे। पवन क्या करेगी? इन मेघों को चलाएगी। और प्रेसिपिटेशन तो सब जगह हो सकता है, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब इसमें कुछ पानी कहां पहुंचेगा? पर्वतों की चोटी पर। ये क्या करेगा? हिमावरण,
हिमावरण, आइस कैप कुछ यूं प्रवाहित हो जाएगा, यूं प्रवाहित हो जाएगा। जो इसका प्रवाह हुआ, जल का जो प्रवाह हुआ, ये क्या कहलाएगा? सतही प्रवाह, सरफेस फ्लो। तो कहानी कहां से शुरू होती है? ऊपर जाने से, वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण, उसके बाद मेघ निर्माण, मेघ निर्माण के बाद संघनन, संघनन से प्रेसिपिटेशन, जो वर्षा के रूप में आ सकता है, हिम के रूप में आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। पर्वतों की चोटियों पर यह हिमावरण की तरह से आइस कैप में जम जाएगा, या फिर समुद्री प्रवाह में आ सकता है। अन्यथा कुछ कुछ क्षेत्रों में इसका रिसाव हो जाने के कारण यह किसका हिस्सा बन जाएगा? इसे क्या कहेंगे? भूजल। इसे क्या कहेंगे? भूजल। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए, भी मुझे चैट भी दिखाई दे रही है और मोरलेस जो लोग क्लास कर रहे हैं, एक बार बस थोड़ा सा मुझे कंफर्म कर देंगे। सभी लोग ऑडियो वीडियो क्लियर लिख देंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर। जो भी छात्र, बीच में रोक रहा हूं, ऑडियो वीडियो क्लियर। उसके बाद इस चित्र को पूरा करेंगे। इसे कहा जाता है जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हिंदी अंग्रेजी दोनों छात्रों के लिए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जल चक्र। ऑडियो वीडियो क्लियर लिख देंगे। जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, ये चित्र आपने बना ही लिया है। बीच में अगर ये इस तरह से पावर कट होता है तो हो सकता है कि बीच में लाइट चली जाए, लेकिन आपका ये ऑडियो वीडियो साथ साथ चलता जा रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। बीच में एक आध बार जो पावर कट हुआ है उस वजह से शायद जो इल्यूमिनेशन लाइट्स हैं वो जा रही है, लेकिन आपका मंच और मैं यहीं पर हैं। हमारा ऑडियो वीडियो साथ साथ चला जा रहा है। तो सभी लोग, अगर आपने चित्र बना लिया है, सभी लोगों ने चित्र बना लिया है, तो जल्दी से बताएंगे ये कब से हो रहा है, ये कब से, ये चक्र कब से चल रहा है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 1000 साल, कब से ये चक्र चल रहा है और कब तक चलेगा? कब से ये चक्र चल रहा है और कब तक चलेगा? तो ये चक्र सर, जब से पृथ्वी पर जल है, जब से पृथ्वी पर जल है, ये निरंतरता से चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। ये एक प्राकृतिक चक्र है, प्राकृतिक चक्र है। इसे क्या कहा जाता है? भू रासायनिक चक्रों में गिना जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स में गिना जाता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल निरंतरता से चली जा रही है। जब से पृथ्वी पर, ग्रह पर जल आया और जब से वो जो वाष्प जो है ज्वालामुखियों के कारण बाहर निकला, उसके बाद से ये तंत्र चल रहा है। दूसरा प्रश्न लॉजिक लगा के देखिएगा। इस पूरे जल चक्र को चलाने का केंद्र, ईंधन, स्रोत क्या है? कौन इसे ऊष्मा दे रहा है? कौन इसे चला रहा है? अगर वो ना हो तो ये चक्र चलना बंद हो जाए। इस जल चक्र को चलाता कौन है? इसको धक्का कौन देता है? धकेलता कौन है? सर, इसका उत्तर होगा सूर्य। सर, सूर्य ना होता तो यहां वाष्पीकरण ना होता, और सूर्य इसकी ऊष्मा का स्रोत है। तो जल चक्र को कौन चलाता है? सूर्य चलाता है। जल चक्र कब से चल रहा है? निरंतरता से पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। इस जल चक्र के दौरान क्या आपने देखा कि जल पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों में यात्रा करता है? Did you see that in the hydrological cycle the water travels through different spheres of the planet Earth, जिन्हें हम परिमंडल कहते हैं? पहले कहां पर है? जलमंडल में है। उसके बाद कहां पहुंच जाता है? वायुमंडल में पहुंचता है। उसके बाद स्थलमंडल में आ जाता है, और आप और मैं जब इस पानी को ग्रहण कर लेते हैं तो जैव मंडल में भी आता है। सभी लोग मेरे साथ? तो ये जल चक्र का मतलब क्या है? चक्रण का मतलब क्या है? कि ये सारा का सारा जल
पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों से होता हुआ आएगा। कहां से आएगा? पृथ्वी के सभी समस्त परिमंडलों में यात्रा। यहां लिख रहा हूं समस्त परिमंडलों में जलीय चक्रण, साइक्लिंग अक्रॉस ऑल स्फीयर्स, ड्रिवन बाय सन, ड्रिवन बाय सन्स हीट। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो इस पूरे के पूरे चक्र का निर्धारण करती है। इसको चलाती कौन है? यही ऊष्मा इसको चला रही। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ यहां तक आ गए? अच्छा, अब इसमें मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ब्रिटेन के लोग, यूके का ये आवाहन कि हम तो भैया पीने का पानी तो ताजा ही लेंगे, कहां से लेंगे? पर्वत से ही लेंगे। ठीक है, हम पुनः चक्रित जल नहीं लेंगे, ये सही है या हास्यास्पद बात है? क्या उनको यह समझ में नहीं आता कि पृथ्वी का सारा पानी तो चक्रित हो रहा है? आपको जो लगता है कि हिम के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से एकदम बढ़िया पानी, आप देखेंगे पानी की बोतलों का ऐड आता है, पानी की बोतलों का ऐड आता है कि यह पानी जो है सीधा हिमालय से लिया गया, हिमालय के बहुत सुंदर प्रस्फुटित फव्वारे से यह पानी निकला, आपके लिए विशुद्ध पानी। सुनिए, आज से 60 मिलियन साल पहले डायनासोर जो पीकर और जो निकाल के गए थे, वही वाला पानी अपने पास आ रहा है। आपके शहर, गांव, मोहल्ले में जो नदी और साथ में जो नाले बह रहे हैं, वही वाष्पित होकर ऊपर आसमान में मेघ बनाते हैं, और जिनकी ठंडी ठंडी बूंदें, जिनके नीचे हम नृत्य करते हैं, वो सारी चीजें कहां से आ रही? यहीं से चक्रित होकर आ रही हैं। तो यूके को जो ये लगता है, यूके को जो ये लगता है कि वो साफ बर्फ का पानी पी रहा है, ये बर्फ का पानी जो है डायनासोर ने निकाला था, और डायनासोर से पहले और भी कीट पतंगों ने निकाला होगा। अब ये सोच के पिएगा तो अगली बार उसका सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी बेवकूफी है। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, पृथ्वी के संसाधन चक्रित हो रहे हैं, ये पारितंत्र है। ठीक है, तो कौन इसको चला रहा है? प्रश्न जो आते हैं, इसकी सारी ऊर्जा कहां से आ रही है? सूर्य से आ रही है। सूर्य इसको चला रहा है। कहां जा रहा है? सभी परिमंडलों में यात्रा कर रहा है। इन परिमंडलों में कौन सा मंडल ऐसा माना जाएगा जो भंडारण के लिए है, जो प्रमुख भंडार है? प्रमुख भंडार है महासागर। महासागर इसका भंडार है। भंडार क्षेत्र से निकलकर बाकी परिमंडलों में जाता है। किस किस परिमंडल में जाता है? यात्रा किस किस परिमंडल में होती है? तो पहला तो यह हुआ बच्चों, वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल के बाद किस में पहुंचता है? स्थल व जीवमंडल में। सर, जीवमंडल में कैसे पहुंचता है? तो पादप भी इस पानी को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? हिमावरण का एक स्पेशल नाम है, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, क्रायोस्फीयर। अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी, क्रायोस्फीयर इज द फ्रोजन स्फीयर। इसको हिममंडल कहते हैं। हिममंडल। वायुमंडल को आप जानते हैं एटमॉस्फेयर। तो इसका जो रिजर्वॉयर है, भंडारण कहां पर है? ओशंस में है। हाइड्रोस्फीयर इसका भंडार मंडल है। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल इसका भंडार मंडल है। लेकिन जलमंडल को छोड़ता है, यह किस मंडल में घुसता है? वायुमंडल में, हिममंडल में, स्थल मंडल में और जैव मंडल में। सबसे होता हुआ यह चक्र क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सभी लोग क्लियर? सर, एक क्वेश्चन था कि सी के बाद सबसे ज्यादा वर्षा कहां रिजर्वायर होती है, तो ये कहां का प्रश्न लेकर आ रहे हो? ऐसे बता रहे हो कि जैसे बहुत बड़ा मानक प्रश्न है। आपके मन की कल्पना है भाई कि समुद्र के अलावा और कहां पे अगला। ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है, एकदम लेफ्ट ब्रेन काम कर रहे हो। शायद आपने विश्व भूगोल की क्लास नहीं की है। हमने कहा कि जिस क्षेत्रों में ऊष्मा ज्यादा होती है, विषुवतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। लेकिन विषुवतीय क्षेत्र का मतलब यह नहीं कि वो सारा का सारा जलीय है, जलीय और स्थलीय है। तो ये बैठे बैठे कल्पना के प्रश्न बनाकर, और एक प्रश्न आया था, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो पहली चीज क्या हुई? जल चक्र। पृथ्वी पर जल कहां से आया? धूमकेतु लेकर आए,
धूमकेतु, उल्कापिंड, ये अंतरिक्ष से आया। अधिकांशतः धूमकेतु किससे बने होते हैं? बर्फ से बने होते हैं। और बाकी क्या था? पृथ्वी के भीतरी भाग में ही जल था। इन दो जगहों से जल आया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जल को हम, वाटर को हम मूलतः दो चीजों में बांट सकते हैं, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। इनके बीच का भी होता है जिसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। इसे हम खारा पानी कहेंगे, इसे सादा या फिर मीठा पानी कहेंगे। तो आपके और मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए तो मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है? सानिया जी, आपका नाम सानिया है, संजय मुझे पता नहीं, क्लासेस पिछली कर लीजिए। ठीक है, खारा पानी, सादा पानी, तो इसकी जब हम संकल्पना में जाते हैं तो हमारे जो भंडार हैं, जल के भंडार, जल के जो भंडार हैं, रिजर्वॉयर, वो क्या है? रिजर्वॉयर है सागर, सागर या महासागर। और महासागरीय जल, महासागरीय जल जो है ये खारा पानी है, इसमें बहुत सारा लवण है, सॉल्ट है, और जिसमें प्रमुख सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो पृथ्वी पर जो जल है, जो भी जहां से भी आया है, ये पृथ्वी पर जो जल है पृथ्वी का जो जल है, इसका अधिकांश भाग यहां पर, इसका अधिकांश भाग यहां पर है। तो जो ये आंकड़े क्लियर करते हैं कि पृथ्वी का 71% स्थल जो है, भूभाग जो है, वो जल से ढका हुआ है। लेकिन अगर इस सारे के सारे पानी को, अगर इस सारे के सारे पानी को 100% मान लिया जाए तो केवल 2.5% पानी ऐसा है जो कि मीठा जल, मीठा जल। तो अगर मैं पूरे के पूरे ओशंस की बात करता हूं, पृथ्वी पर सारा जल कितना है? 97.5%। ठीक है, 97.5% जो है ये कहां पर? सागरों में। कितना बचा? 2.5%। 2.5% जो है हमारा मीठा पानी। 97 और यहां पर 3, अगर किसी किताब में 97 और 3 लिखा है, किसी में 97.5 और 2.5, तो इस बात पे लड़ाई नहीं करनी है। तो लगभग कितना है? अगर हम अंतर देख रहे हैं हम लिख सकते हैं 97%, दशमलव को हटा रहा हूं, और लगभग 3% कहां पर है? फ्रेश वाटर। तो अब हम किस बात की बात कर रहे हैं? सीमित उपलब्धता। लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई। तो जल्दी से बताइए, क्या जल की सप्लाई सीमित है या असीमित है? पहली बात तो सीमित है, लेकिन जल की शॉर्टेज पड़ रही है। शॉर्टेज क्यों पड़ रही है? सर इतना पानी है, इतना सारा पानी है पृथ्वी पर, पृथ्वी का 71% भूभाग तो सर जल से ढका हुआ है, फिर पानी की शॉर्टेज क्यों है? तो इस शॉर्टेज को अक्सर कहा जाता है, इस शॉर्टेज को अक्सर कहा जाता है वाटर वाटर एवरीवेयर, नो वाटर टू ड्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर, 71% पानी है, बट नो वाटर टू ड्रिंक। पेयजल नहीं है, क्योंकि ये पेयजल कौन सा है? ये है पेयजल भी कहूंगा, या पीने योग्य जो जल है वो ये है, मीठा पानी। तो पृथ्वी पर पानी तो है, हमारे ग्रह पर पानी तो है, पानी तो है, लेकिन ये पेयजल नहीं है। कितना है? 3%, केवल 3%। और ये 3% भी कहां से आता है? इस भंडार से ये पानी उठता है, वाष्पीकरण, तो यहां पर बनता है आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहां बनता है? मेघों से बनता है। तो सागर से जब वाष्पीकरण होता है, वाष्पित जल में नमक नहीं होता, वो ऊपर जाता है, वर्षा करता है। ये जो प्रक्रिया है जल चक्र बनाती है, किस चीज को? जल चक्र बनाती है इस मीठे पानी को। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? ये पानी आएगा तो ये पानी कहां कहां रुकेगा? हिमावरण में रुकेगा, हिम में रुकेगा। दूसरा, भूजल में भी जाएगा, भूजल में भी जाएगा, और सतह में भी आएगा। अगर मैं इनको 3 में बांट दूं, ए, बी और सी, तो आपके और मेरे लिए उपलब्ध पानी, सबसे सहजता से उपलब्ध पानी
सबसे सहजता से उपलब्ध पानी कौन सा है? सतही जल। सतही जल क्या होता है? नदियों में प्रवाहित या झीलों में व्याप्त जल। द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स और द लेक्स इज कॉल्ड द सरफेस वाटर दैट इज द इजीएस्ट टू हार्नेस। जो सबसे आसानी से उपलब्ध है वो सतही प्रवाह है, और जो मुश्किल है वो बर्फीला है, ठीक है, और जो और भी मुश्किल है वो भूजल है। भूजल है। अब हम देखते हैं जो 3% हमारे पास है, 3% हमारे पास है, ये 3% कैसे बढ़ता है। तो सभी लोग केवल उस 3% की बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको इस समस्या का समझ आए। तो हमारे पास कितना पानी है? मीठा पानी 3। तो इसको हम क्रॉस कर दे, ये हमारे किसी काम का नहीं। ये सागरों में है, सागरों में क्या कर रहा है? ये पूरे जल चक्र में हिस्सा ले रहा है, लेकिन जो पेयजल की बात होती है वो हमारे लिए कितना है? 3%। अब इस 3% को हम बड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बड़ा करके देखते हैं। इस 3% को अगर मैं पूरा 100 मान लूं, अगर ये 100 है, 100 इकाई है, इन 100 इकाइयों में लगभग 69 इकाई कहां चली गई? ये हिम में आच्छादित है। और 69 के बाद 30 कहां चली गई? 30 में ये कहां पर है? भूजल। तो एक बात बताइए, ये जो 3% था, 3% जो था, 3% को अगर मैंने 100 इकाई मान लिया, उसका भाई 99% तो फंस गया। कहां पे फंस गया? 99% कहां फंसा हुआ है? या तो बर्फ में जा चुका है या फिर नीचे गहरे भूजल में है। हमारे पास कितना उपलब्ध है? केवल लगभग 1%। 100 इकाई में से केवल 1 इकाई जो है हमारे पास है। उस 1 इकाई को देख लेते, उस 1 इकाई को भी देखते हैं, क्या वो भी हमारे लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध है? उस 1 इकाई को अगर मैं देखूं तो उस 1 इकाई को फिर मैं अगर 100 यूनिट मान लूं तो 87 यूनिट कहां पर है? झीलों में। तो ये झील सारी दुनिया में तो व्याप्त नहीं है। आपको याद है ग्रेट लेक्स मैंने आपको कराई थी, सुपीरियर झील, सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार विश्व में कौन सी झील? सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील है, जैसे मैंने आपको बैकाल झील बताई रूस में। अब ये यहां पर लोग थोड़ी रहते हैं, वहां का पानी यहां थोड़ी ला सकते हैं। तो अधिकतर पानी कहां पर है? झीलों में है। और जहां से हम सच में पानी पाते हैं, रिवर्स, वो तो केवल 2 इकाई है, वो भी किसका? शुद्ध जल का, जो सतह पर है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे के पूरे चित्रण से, इन पूरे के पूरे ग्राफ से यह बहुत साफ हो जाता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पेयजल के स्रोत बहुत ज्यादा सीमित हैं, बहुत ज्यादा सीमित है। पूरे के पूरे जल का केवल 3% जल जो है वो पीने योग्य है, मीठा पानी है, फ्रेश वाटर। ओनली 3% ऑफ द वाटर इज फ्रेश वाटर। आउट ऑफ दैट 3%, उस 3% का भी 2.9%, 2.9% ऑफ दैट वाटर इज ट्रैप्ड। वो फंसा हुआ है। कहां पे फंसा हुआ है? या तो हिम में फंसा है या भूजल में फंसा है। अब केवल उस 3% का 0.1% हमें सतह पर मिलता है, और उस 0.1% का भी लगभग 80% या 87% भाग जो फिर से 90 के आसपास पहुंच जाता है, वो तो झीलों में चला गया। अब बचा कहां पर? नदियों में थोड़ा सा आता है, और नदी के अलावा थोड़ा सा मॉइस्चर में भी है। आसमान में जो हमारे मौसम में या वायुमंडल में व्याप्त जो जलवाष्प है, या मृदा में जो जलवाष्प है, वो उसमें आता है। तो हमारे पास सच में सीमित जल है। इसलिए किसी ने कहा कि अगला विश्व युद्ध अगर किसी चीज पर होगा, अगला विश्व युद्ध अगर किसी चीज पर होगा, किसी वस्तु पर होगा, तो वो किस पर होगा? जल पर होगा। जल को लेकर बहुत सारे विवाद बढ़ते चले जाएंगे। आपने देखा कि कई देशों में अभी भी सीमा विवाद इसीलिए है कि वो पानी रोक देते हैं। तो नदियों का प्रवाह, जो मैंने आपसे कहा बहुत कम पानी है, नदियों से आ रहा है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मेकोंग नदी, यह तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन से होती हुई इंडो चाइना प्रायद्वीप से जाती है, जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड है। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। तिब्बत से निकलेगी, चीन से प्रवाहित होकर कहां से आएगी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड, इन 4 देशों को पानी ये देगी। और मेकोंग नदी इन सब के सारे देशों की एक जीवन रेखा है, क्योंकि इसी के पानी से यहां पर खेती होती है। और यह भी बता दूं, विश्व का 1/3 मत्स्यन, सागरीय नहीं, मीठे पानी का मत्स्यन, मीठे पानी फ्रेश वाटर फिशिंग
1/3 मेकोंग नदी के ये देश पैदा करते हैं। मेकोंग नदी विश्व में मत्स्यन के लिए जानी जाती है, मीठे पानी या सादे पानी के मत्स्यन के लिए। 4 देश उनका जीवन इसी पर आश्रित है। लेकिन इन चारों देशों का वो पानी किसने रोक लिया? चीन ने। चीन ने उस पर बांध बनाया, मेकोंग पर बांध बनाया। 1 बांध, 2 बांध, 3 बांध, 4 बांध, 5 बांध, 6 बांध, 7 बांध, 8 बांध, 9 बांध, 10 के 10 बांध बना रखे। पूरा का पूरा उसका भाग जो है रोक दिया है। अब जो पूरा का पूरा इन 4 देशों का जीवन है वो किस पर आश्रित है? इसी नदी के पानी पर, इसी नदी के पानी पर। और चीन अपने लिए उसे रोककर बैठा हुआ है। और ऐसे कई जगहों पर आप देखेंगे, कई देशों में ये मार होती। ऐसा ही अगर हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जो पश्चिम एशिया में जब हम बात करते हैं इराक की, इराक, टर्की, सीरिया, इराक, इस क्षेत्र में जो नदियां हैं टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये सब टर्की से आती हैं। वहां भी बांध बनाकर पानी रोक दिए गए हैं। धीरे धीरे इन सभी नदियों में पानी, जल प्रवाह सूखेगा, एक जल संकट होगा, आपस में बहुत सारे आंतरिक युद्ध होंगे जो बाद में बदलकर इंटरनेशनल युद्ध भी बनेंगे। तो इसलिए कहा जाता है अगला विश्व युद्ध अगर पूरे वैश्विक स्तर पे होगा तो वो किस लिए होगा? जल के लिए होगा। पहला तो ये कहा जाता है, इसके पीछे का औचित्य बता रहा हूं। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड सेइंग दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इफ इट हैपेंस विल बी फॉट ओवर वाटर? ये पहला है। दूसरा एक और कथन मशहूर हुआ, सोचिएगा इस विचार को, थिंक अबाउट दिस आइडिया दैट whosoever solves the problem of water in the world, जिस भी व्यक्ति ने विश्व के जल समस्या का समाधान ढूंढा, दैट पर्सन शुड बी गिवन 2 नोबेल प्राइजेस, 1 फॉर साइंस, अदर फॉर पीस। जिस भी व्यक्ति ने विश्व के जल समस्या का समाधान ढूंढा, उसे 2 नोबेल पुरस्कार का हकदार माना जाएगा। पहला तो समाधान ढूंढने के लिए विज्ञान, तो विज्ञान का नोबेल उन्हें मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा शांति का नोबेल, पीस प्राइज भी मिलेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि शांति का नोबेल क्यों कहा होगा? जब तक जल की समस्या बनी रहेगी, विश्व में क्या बनी रहेगी? अशांति बनी रहेगी, इसलिए ये कहा। सर वाटर खत्म हो रहा है, ऐसा टाइम आएगा कि लोग वाटर पिए बिना मर जाएंगे। ओहो, मार ही डाला। कोई कह रहा है ग्लेशियर कब काम आएंगे? हाँ, तो ग्लेशियर कब काम आएंगे, यूं समझ लीजिए कि आपने, हमारे एक मित्र लिख रहे हैं सर ग्लेशियर कब काम आएंगे, तो आप जो है एकदम नशा, जुआ, सारी की सारी बुराइयां आप में हैं। आप एक पैसा नहीं कमाते, आप सारा पैसा उड़ा देते। माँ बाप आपको जो है पैसा दे रहे थे, माँ बाप आपको पैसा दे रहे थे और आप उनका सारा पैसा उड़ा रहे हैं, ठीक है। और लोग कह रहे हैं भैया ऐसे करते रहोगे तो अपना जीवन तो नष्ट करोगे ही करोगे, माँ बाप का जो अपने जीवन में बहुत इज्जत से जी रहे हैं, आप पर कुछ पैसा भी दे रहे हैं, एक बार उनका भी धन समाप्त हो जाएगा। तो आप पलट के जवाब देते हो तो क्या है, दादा दादी भी तो छोड़ गए हैं, हमारे पुराने घर जमीन भी तो है, कब काम आएंगे। आप अपना नशा नहीं रोकना चाहते, आप अपने व्यसन नहीं रोकना चाहते, आप अपनी बर्बादी नहीं रोकना चाहते। चचा फरमा रहे हैं सर ग्लेशियर कब काम आएगा। ग्लेशियर है क्या? ग्लेशियर जल का वो भंडार है जिससे धीरे धीरे नदियां अपना स्रोत पा लेती हैं। अगर वैश्विक तापन होता गया और सारे के सारे ग्लेशियर पिघल गए, तब निश्चित रूप से किसी ने जो लिखा कि सर विश्व में पानी के अभाव में मर जाएंगे वो आएगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ना फिक्र को धुएं में उड़ा दिया, कुछ चरस में उड़ा दिया, कुछ शराब में उड़ा दिया, माँ बाप की मेहनत उड़ा दी। अब दादा दादी और उससे पहले जो पुश्तैनी दौलत है उस पर नजर है कि हमारी शराब चलती रहनी चाहिए, कब काम आएंगे दादा दादी। ठीक है। एक और आए, सर खारे पानी को पीने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? जाओ खारा पानी पी लो, उसके बाद मर जाना। ठीक है, खारा पानी पी नहीं सकते। खारा पानी अगर पिएंगे, अगर आपने सागरीय जल पी लिया तो आपकी प्यास बुझने की जगह बढ़ जाएगी और आपका शरीर पानी के अभाव में मर जाएगा। उसे कहा जाता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्योंकि आपके अंदर ज्यादा लवणीय पानी चला गया आपके पेट में, तो आपके जितनी भी कोशिकाएं, उनका जो पानी है वो उस तरफ को खिंच जाएगा और आप एकदम मर जाएंगे। तो सागरीय पानी पी नहीं सकते। अब सवाल आता है तो क्या हो गया सर, सागरीय पानी पी नहीं सकते तो उससे क्या हम मीठा पानी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते, बिल्कुल बना सकते। कैसे बना सकते? एक ही काम करना है,
उस सागर के पानी को लीजिए, उसे वाष्पित कर दीजिए। वाष्पित में जो वाष्प आएगा, वाष्प क्या होता है? वाष्प तो मीठा पानी होता है। उस वाष्प को एकत्रित कर लीजिए और वो पी लीजिए। कितना आसान तरीका बताया मैंने। सुनिए, घर में जाके एक भगोना पानी लीजिए और उस पानी को वाष्पित करके देखिए कितनी देर तक चूल्हा जलाना पड़ जाएगा। उतनी गैस कहां से लाओगे? सिर्फ एक भगोना पानी कह रहा हूं आपको, ले लीजिए 1 लीटर का, एक भगोना पानी 1 लीटर डालिए और उसे गर्म करके उड़ा के देखिए, वाष्पित करके देखिए, देखिएगा कितनी देर आपके पास चूल्हा जलने वाला है। अगर आपके पास गैस है तो आपकी उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी के सिलेंडर है ना, वो यूं खत्म हो जाएंगे कि सब्सिडी तो क्या, ट्रेजेडी हो जाएगी। बोला कि सर इसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तो बहुत से देशों ने जो सागर के तट पर हैं, ये सोचा कि हमारे पास तो इतना सारा पानी, इसे वाष्पित कर लेते हैं, इसमें ऊर्जा इतनी लगेगी कि हमारे पास उतनी ऊर्जा ही नहीं। इसीलिए धन्य है सूर्यदेव, धन्य है सूर्यदेव जो इस पूरे के पूरे चूल्हे को चलाए रखे हैं। ये सूर्यदेव हैं जो इन्होंने इस चूल्हे को चलाए रखा है। अभी छठ पे जो है सूर्यदेव की वंदना कर लीजिएगा बढ़िया से। आप और मेरे पास वो दम नहीं है कि हम इतनी ऊष्मा लगा के इसे वाष्पित करें। तो ये जो हमने नशा कर रखा है पानी को व्यर्थ करने का, पानी को ऐसा मान के चलने का कि हमारी बपौती है, इस पानी को संचित करने का समय आ गया है। इस पानी को इज्जत देने का समय आ गया। आज नहीं आया, ये तो 20 वर्ष पहले ही आ गया था, लेकिन आप में से अभी भी कई लोग इसमें अनभिज्ञ हैं। पानी है तो क्या, दादा दादी किस लिए थे? कुछ तो करके गए होंगे। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी किस लिए है? सर ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज कर दे। अभिनव गौतम जी कह रहे हैं सर ऐसी कोई तकनीक हो। अभी तो बताया, जो ये तकनीक ले आएगा, जो ये तकनीक ले आएगा, पहले तो उसे विज्ञान का नोबेल मिलेगा, दूसरा विश्व शांति पुरस्कार भी दे दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से एक भविष्य में होने वाला युद्ध टल गया। तो इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपने वैज्ञानिकों के खाते में छोड़ रखा है, तो देखते हैं कब तक इसका समाधान निकलता है। और जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक क्या नजर रखनी चाहिए दादा दादी की दौलत पर? सर ग्लेशियर कब काम आएंगे? चाचा ग्लेशियर बहुत बड़ा इंश्योरेंस है। भूजल कब काम आएगा? ये भूजल बहुत बड़ा इंश्योरेंस है सूखे के खिलाफ। और आप अगर किसी भी कृषि प्रधान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जाके पूछिएगा किसान से कि आज नलके में पानी के लिए कितना बोरिंग करना पड़ता है। पहले पानी जो कुछ 5 या 10 फीट पर आ जाया करता था, अब ये पानी 30 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट नीचे चला गया। भूजल को भी जो है हम खींचते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बारंबार सूखा पड़ता है, बारंबार सूखा पड़ता है। आपको तो केवल जल की आपूर्ति में समझ आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जल की आपूर्ति के बिना आपकी फसलें भी जाएंगी। भारत ने अभी चावल का निर्यात रोका, विश्व में हाहाकार हो गया, क्योंकि विश्व के चावल की कीमत भारत से आती थी उपलब्ध सप्लाई से। भारत ने गेहूं रोक दिया है, चावल रोक दिया। क्यों? क्योंकि भारत की अपने संकट की वजह से, भारत अपने खाद्यान्नों के संकट की वजह से अपनी जनता के लिए बचा रहा है। ठीक वहीं पे यूक्रेन और रूस में वार हो गया है, लड़ाई हो गई है। यूक्रेन बहुत बड़ा उत्पादक है अपने स्टेपीज घास क्षेत्र में गेहूं का, गेहूं वहां रुक गया। और कल ही अगर आपने ध्यान दिया हो, कल ही समाचार था, ऑस्ट्रेलिया में एल नीनो की वजह से इस बार के मोटे अनाजों की फसल बहुत ज्यादा नष्ट हुई है। तो इस बार मोटे अनाज की उपलब्धता भी कम हो जाएगी। और इसके बाद चौथा देश बता रहा हूं जहां से खाद्यान्न आते थे और जहां सूखा पड़ा है, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने पिछले 100 वर्षों में ऐसा सूखा कभी नहीं देखा होगा। अर्जेंटीना बहुत बड़ा मक्का का उत्पादक है, मक्का वहां से नहीं आ रहा है, मक्का रुक जाएगा सूखे की वजह से, एल नीनो की वजह से हमारा ऑस्ट्रेलिया रुक जाएगा। भारत में भी वर्षा इस बार अच्छी नहीं हुई है, जिसकी वजह से फसलों ने मार खाई है और एक युद्ध ने भी कर दिया। आप सोच के देखिए, युद्ध होंगे कि नहीं होंगे? खाद्यान्नों की कीमत दुनिया में बढ़ गई है और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित कौन होगा? गरीब व्यक्ति प्रभावित होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए जल चक्र किस तरह से पृथ्वी की या विश्व की खाद्य सुरक्षा को कंट्रोल करता है, तो क्या आपको कुछ विचार मिले या नहीं मिले? खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, ये बड़े ज्वलंत प्रश्न है। 2023 का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, उसमें भी मिलेगा। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, हर जगह पे किसी न किसी रूप में बताया गया है कि ये जल संकट क्यों है और जल संकट का निवारण कैसे किया जाए।
और ये जल संकट जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये निश्चित रूप से मात्रात्मक है, क्वांटिटी। अभी मैंने क्वालिटी की तो बात ही नहीं की है। क्वालिटी में क्या आता है, इस जल का सारी जो उपलब्धता है, जो 3% उपलब्ध भी था, ये कौन सा साफ है? प्रदूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। इसमें रासायनिक प्रदूषण जा रहे हैं, इसमें जैविक प्रदूषण जा रहे हैं, बहुत सारे प्रदूषण हमारे जल में। क्या हमारा जल पीने योग्य भी है कि नहीं? तो अगर आज मैं इसका कोई समाधान नहीं कर सकता तो दो चीजें तो कर सकता हूं कि जहां भी है इसका संचय करूं और समझदारी के साथ इसका सतत उपभोग करूं, और दूसरी चीज जहां भी है इसे साफ रखूं ताकि कुछ चला के रखने के लिए। तो सभी लोग, वीडियो चल रहा है कि नहीं? वीडियो ऑडियो एक बार फिर से ऑडियो वीडियो क्लियर लिख देंगे ताकि मुझे दिखाई दे। मेरे ही अपने ही स्क्रीन पर मुझे कहीं ना कहीं पर कभी चैट बंद हो रही है, कभी मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि वीडियो पॉज भी हो रहा है, बफर भी हो रहा है, और आज मुझे वीडियो की कुछ क्वालिटी भी थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, अगर ये आपका फीडबैक है तो मेरे पास पहले ये फीडबैक आ जाता है। जल्दी से कोई प्रश्न हो तो पूछे, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा जल था, जल से संबंधित था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जल बहुत सीमित मात्रा में, द वर्ल्ड वाटर इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, वाइजली। अहमियत क्या है? अगला प्रश्न था अहमियत क्या है? महासागर ग्रह पर जीवन को बनाए रखने की कुंजी है। तो जीवन में जो भी हमें जीवन है, अगर हम बात करते हैं, हमने मंगलयान भेजा, चंद्रयान भेजा, और हमेशा हमेशा एक सोच रहती है कि वहां पानी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पानी, जल की उपलब्धता निश्चित रूप से क्या करती है, वो हमें, जल की उपलब्धता हमारे लिए क्या करती है, वो हमें जीवन को संभव बनाती है। पृथ्वी के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक आधारों में से एक है। या तो उनके जीवित संसाधनों और असीमित ऊर्जा स्रोतों की समृद्धि के कारण, या सिर्फ इसलिए कि हम सभी को जोड़कर महासागर एक आवश्यक साधन भी। ये पानी का ही साधन नहीं है, अपितु वहां पूरा का पूरा एक जैव मंडल है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा साधन बन जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्व व्यापार में जो हमारे महासागर जो है, ये लगभग विश्व का 80% वैश्विक व्यापार कहां से होता है? सागरीय मार्गों से होता है, समुद्री मार्गों से होता है। तो अगर ये सागर नहीं होते तो जो व्यापार में आने वाली लागत है और जो व्यापार की सुगमता है वो कम हो जाती। तो ये हमारे लिए बहुत अहम हो जाते हैं। अन्य चीजों के अलावा समुद्री जैव विविधता, हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का 1/3 उत्पादन। आपको बता देना चाहता हूं, समुद्र में जो जीवन है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन सृजित करता है। विश्व का 1/3 ऑक्सीजन सागरों से निकलता है। वैश्विक जलवायु स्थितियों को नियंत्रित करता है सागर, और मानव उपभोग के लिए प्रोटीन का मूल्यवान स्रोत भी प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? जो वहां पर जीवन है, मछली एक बहुत बड़ा स्रोत है। मत्स्यन से हमें प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत यहां से मिलता है। इसके अलावा महासागरों में प्राप्त संभावित ऊर्जा के भी बहुत सारे नवीकरणीय ऊर्जा के बहुत सारे विकल्प यहां से निकल कर आते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, तरंगों द्वारा, वेव एनर्जी, टाइड द्वारा, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, तो समुद्री जो है उष्ण एनर्जी जो है, ऊष्मा एनर्जी, वो भी हम निकालते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए सागर जो है अहम हो जाते हैं। ठीक है सर, सॉल्ट वाटर कहां से आया? देखिए भाई, सॉल्ट वाटर कहीं से नहीं आया। पृथ्वी के अंदर से क्या निकला? पृथ्वी के अंदर से पानी निकला। पृथ्वी के अंदर से सारे तत्व निकले, तो सॉल्ट भी वहीं से निकले। तो सॉल्ट वाटर कहीं से नहीं आया। आप यूं समझिए कि आपके पास 1 लीटर की पानी की बोतल है, ठीक है, और वो पानी की बोतल आपने रखी कहीं पर, मेज पर रखी, और वो पानी की बोतल गिर गई और उसका ढक्कन खुला होने की वजह से वो पानी सारा फैल गया। अब एक बात बताइए, जैसे ही पानी फैलेगा तो पानी अपने आप में क्या है? एक सॉल्वेंट भी है। तो उस मेज पर जो भी चीजें होंगी वो पानी में घुल जाएंगी कि नहीं घुल जाएंगी? अब ये पानी पीने योग्य रह गया या नहीं रह गया? अगर उस मेज पर मान लीजिए कुछ रंग पड़े हुए थे, कुछ केमिकल पड़े हुए थे, तो वो पानी में मिल गए। कुछ तेल गिरा हुआ था वो पानी में मिल गया, और कुछ लवण भी पड़े थे वो मिल गया कि नहीं मिल गया? अब ये क्या बन गया? मिश्रित प्रदूषित जल। तो पृथ्वी के
अंदर से सारे तत्व निकल रहे थे ज्वालामुखियों में, उसमें लवण भी निकले और उसमें से जलवाष्प भी निकला। तो जब ये जलवाष्प मेघ बना तो ये मेघ नीचे बरसे होंगे। तो जब ये नीचे बरसे, जो पानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचा, तो पृथ्वी की सतह पर जो भी चीज थी वो मिश्रित हो गई कि नहीं हो गई? तो पृथ्वी की सतह पर नमक भी था, वो सारा का सारा नमक उससे मिश्रित हो जाने के कारण क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर जो पानी है वो पानी नमकीन हो गया। अब उस नमकीन से मीठा पानी कैसे बनता है वो हमने पूरा का पूरा जल चक्र देखा। तो सामान्यतः क्या हुआ, जो भी पानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचा, क्योंकि पृथ्वी सतह पर और भी बहुत सारे केमिकल थे, पदार्थ थे, लवण थे, उन सब में घुल जाने के कारण ये पानी तो लवणीय हो गया, पूरा का पूरा भंडार हमारा क्या हो गया, लवणीय भंडार हो गया। दिस इज कॉल्ड ओशन सैलिनिटी। तो ये पूछना कि सर खारा पानी कहां से आया, गलत प्रश्न होगा। पानी कहां से आया, नमक कहां से आया, मिश्रण तो स्वाभाविक सी बात है, पानी को कहीं भी छोड़िएगा तो वो मिश्रित हो जाएगा। और ये भी बता दूं क्योंकि आपने प्रश्न पूछा कि नमक का मतलब केवल सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता, नमक कई प्रकार के होते हैं, कैल्शियम के भी नमक होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के भी नमक होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम के भी होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सभी होते हैं। लेकिन जो नमक आप और मैं जिसे सच में नमक मानते हैं उसे NaCl कहा जाता है, और सागर में यही वाला नमक सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो सिर्फ महासागर में ही नमकीन है? देखिए, जहां पर भी पानी मैंने कहा गिरेगा, उसमें अगर वहां पर नमक होगा तो ये होगा। सर साल्ट वाटर में फिश कैसे रहती है? देखिए, मरुस्थल में भी जीवन है या नहीं है, मरुस्थल में ऊंट है या नहीं है। आप देखेंगे ऊंट जो है, ऐसा नहीं है कि भारत के जो है आर्द्र क्षेत्रों में नदियों के मुहानों पर ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? ऊंट मरुस्थल में पाए जाते हैं। याक आपने सुना होगा, लद्दाख में याक एक जानवर है जिसके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, सींग होते हैं, बैल के जैसा दिखता है, उसे याक कहते हैं। आपने ध्रुव पर देखा होगा ध्रुवीय भालू, सफेद रंग का भालू है, बहुत बड़ा फर है। तो जीवन की जो विविधता है, जैव विविधता है, वो प्रकृति ने कुछ इस प्रकार बनाई कि वो अलग अलग परिस्थितियों को अनुकूलित करते हैं। तो मछलियां जो होती हैं, मछलियां भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं जो सादे पानी में ही रह सकती, मीठे पानी में, तो उन्हें नदियों की मछलियां कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे रोहू, कटला, हिल्सा, ये सारी नदियां क्या हैं, ये नदियों की मछलियां। लेकिन जब हम सागर में जाते हैं तो सागर की मछलियां अलग तरह की मछलियां होती हैं, वो सागरीय दशाओं को झेल सकती हैं, वो सॉल्ट वाटर को झेल सकती हैं। जैसे सार्डिन हो गया, हेरिंग हो गया, टूना हो गया, ये वेल मछलियां आपने देखी, ये भी होती हैं। डॉल्फिन मछलियां सागर में रहती हैं, तो आपने गंगा डॉल्फिन भी सुना होगा। जो गंगा नदी में डॉल्फिन है वो अलग है, इरावदी नदी की डॉल्फिन अलग है। तो नदी की डॉल्फिन और सागर की डॉल्फिन दो अलग अलग जीव हैं। वो अपने अपने पारितंत्र में जहां उनका जन्म हुआ उससे ढले हुए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, तो पानी का संकट इस सदी के सबसे ज्यादा गहरा हुआ या? देखिए, पानी का संकट जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की उपलब्धता सीमित होती जा रही, तो उससे होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, आपके कुछ प्रश्न आए थे, सारे प्रश्नों के तो उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं वो प्रश्न आप तक आ गए हैं। तो पानी अहम है, इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या बात करने वाले हैं इसके बाद? जब हमने जल पे चर्चा कर ली है, इसकी उपलब्धता पे चर्चा कर ली है, इसकी अहमियत पे चर्चा कर ली है, तो अब हम किस पर बात करने वाले? अब हम जाने वाले ओशंस पर। तो जल्दी से आप लोगों के पास मैं अपेक्षा करता हूं कि एटलस होगी, तो बहुत दिन से आपने एटलस नहीं खोली है, जल्दी से एटलस निकाल लीजिए, उस पर से धूल हटाइए, ढूंढिए जरा जल्दी से अपनी एटलस, और मुझे बताइए विश्व का मानचित्र खोलकर कि हमारे पास कितने महासागर हैं। सर केजीएस का बुकलेट कहाँ मिलेगा? बेटा अभी तक तुमको यही नहीं समझ में आया कि इसी ऐप में आपका, जब आप लेक्चर पे जाते हैं तो लेक्चर पे वीडियो कॉलम भी आता है और स्टडी मटेरियल भी आता है। स्टडी मटेरियल में आपको उस लेक्चर से जुड़े हुए स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे।
सर फिर झील में मीठा पानी कैसे होता है? तो झील, आप सोचिए ना, आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप केवल प्रश्न पूछ रहे हैं। सभी लोग केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। झील क्या है? झील सतह पर पाए जाने वाले खड्ड हैं जिनमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो ये कहना कि झीलों में मीठा पानी होता है, गलत बात है। पहली बात तो झीलों में भी मीठा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है। ठीक है, जिन झीलों में ग्लेशियर से, बर्फ से पिघलकर पानी आएगा और वो भर जाएगा, तो वो कैसी होंगी? मीठी झीलें होंगी। जैसे आप उत्तराखंड में आपने मशहूर झील छू नैनीताल, भीमताल, ये नदियां जो हैं, नदियां उन पहाड़ों से पिघलकर ये पानी ले आती हैं, तो ये हो गई मीठे झील। कई बार ऐसा होता है कि नदी बह रही है, नदी बहते बहते अपने मार्ग से मुड़ती है, इस तरह से सर्पिलाकार हो जाती है, एक गोखुर झील भी बना देती है। गोखुर झील कैसे होती है? वो उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो तो नदी से ही, नदी के पानी से बनी, तो वो पानी वहां पर रुक गया, तो वो भी मीठे पानी की झील हो गई। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड सी देखें, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर क्या है? वो खारा पानी है, वो खारा पानी है। अगर हम ग्रेट या महान झीलें देखें यूएसए की, तो वो क्या है? मीठा पानी, वहां ग्लेशियर हुआ करता था, बर्फ है, बर्फ के पिघलने से बनती है। तो झीलें कैसे बनेंगी उस पर निर्भर करता है कि झील का पानी कैसा है। उसके बाद झील की स्थिति भी डिसाइड करती है कि झील का पानी कैसा रहेगा। जैसे जैसे मरुस्थल में झील, जैसे भारत में आपने सुना सांभर झील, वो कैसी हो गई? वो लवणीय हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा, उपलब्धता कम है, बारिश कम होती है मरुस्थल में, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होता है? धीरे धीरे वहां पानी कम होता जा रहा है, लेकिन जो वहां के व्याप्त लवण है उनकी मात्रा प्रतिशतता में बढ़ती है। तो ये कह देना, ये आप कोई बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, केवल प्रश्न के नाम का प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा फिर ये क्यों होता है, फिर ये क्यों होता है? सिनेमा नहीं देख रहे हो, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उस हिसाब से सोचिए कि जो आपको बताया जाता है, क्या आप अपनी बौद्धिक क्षमता उस पर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, किस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक है, और सभी लोगों से अनुरोध है, हमारी किताब, फिर से कह रहा हूं, केजीएस की किताब पढ़ लीजिए। उस पर लेक्स पर एक चैप्टर है, द्वीपों पर एक चैप्टर है, पठारों पर एक चैप्टर है, पर्वतों पर एक चैप्टर है। इससे पहले मैं विश्व भूगोल कर चुका हूं, उसके बाद अब भौतिक भूगोल कर रहा हूं। तो कुछ छात्र ऐसे ही जुड़ गए, अच्छा ये सचिन सर की क्लास है, चलिए आकर देख लेते हैं। देखिए, आकर अगर देखनी हो तो दिवाली के दिन शायद टाइगर 3 नाम की फिल्म रिलीज हो रही है, वो देख लेना। मुझे क्या देखेंगे? मुझसे तो आप अपने लक्ष्य पर चलने के लिए, अपना मार्ग लेने के लिए आए हैं ना। तो बेकार में बस क्लास में आकर, सर मछली कैसे बनती है, मछली कैसी होती, कौन से रंग की होती, सर खाने में कौन सी मछली बढ़िया रहेगी, वो सब करने की जगह आगे बढ़े। सर फिर लेक में कैसा पानी होता, फ्रेश वाटर होता है। तो ये वो है जो बात से बात निकालते हैं, जिनका कोई खास मतलब रह नहीं जाता। ठीक है, महासागर, कितने महासागर हैं, ये मैंने आपसे पूछा, कितने महासागर हैं? विश्व भूगोल की क्लास जिसने नहीं की है, प्लीज पहले कर लें उसे। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका। ये क्या है? उत्तर अमेरिका। ये क्या है? अफ्रीका। यहां पर यूरोप। ठीक है, अब एशिया के प्रायद्वीप शुरू हो गए। ये एशिया हो गया, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये हो गया विश्व का मानचित्र। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि कितने महासागर? महासागर का मतलब एक विस्तृत जलीय फैलाव, विस्तृत जलीय फैलाव, इतना बड़ा कि लगभग एक महाद्वीप या उससे भी बड़ी संज्ञा, पूरा ग्रहीय स्तर पर,
पूरे ग्रह के स्तर पर, ग्रहीय स्तर पर, तो सागर क्या होंगे? सागर इससे छोटे होंगे। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि मुझे महाद्वीप तो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया अंटार्कटिका 7। लेकिन इनके बीच का जो पानी है वो तो सारा जुड़ा हुआ है कि नहीं? पानी तो सभी संपर्क में ही है ना, ये सारा पानी तो जुड़ा हुआ है कि नहीं? जल्दी से बताइए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि महाद्वीप कितने, ये स्थल के बड़े बड़े टुकड़े कितने, तो मैं एक बार को कह सकता हूं कि 7 टुकड़े। पर अगर मुझसे पूछे जल के कितने टुकड़े हैं, तो जल तो सारा का सारा जुड़ा हुआ है भाई, ये टुकड़े कहां हैं? तो मेरी दृष्टि में तो पृथ्वी पर जो 71% पानी है वो सारा का सारा पूरा एक जलाशय है। उस जलाशय में ये महाद्वीप तैरते प्रतीत होते हैं। मेरी दृष्टि में देखें तो मुझे तो विश्व में एक ही महासागर दिखता है, एक ही महासागर है। लेकिन अगर मैं एक ही महासागर की बात करूं और किसी से बोलूं कि ये बताइए बिंदु ए कहां है, तो वो कहेगा महासागर में। बिंदु बी कहां है, बोलेगा महासागर में। बिंदु सी कहां है, बोलेगा महासागर में। लेकिन महासागर कह देने से मुझे बहुत बड़ी एक दुविधा हो जाती, ए बी और सी तो अलग अलग स्थान पर है। तो चीजों को आसान करने के लिए इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सागरीय संगठन की बात करें या हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने क्या किया, तीन जो है महासागरों की कल्पना की। इस पूरे के पूरे महासागर को 3 भागों में बांट दिया। इसको क्या कहा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ये उत्तरी 90 डिग्री से 90 डिग्री तक जहां भी जल होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? प्रशांत महासागर। ये चित्र क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ आ जाएगा। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो प्रशांत महासागर का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो बी है इसका नाम रखा अटलांटिक महासागर, और इसका नाम रखा इंडियन या हिंद महासागर। तो कितने महासागर? एक महासागर था, उसे आसान करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए क्या किया गया? उसका वर्गीकरण कर दिया गया। उस वर्गीकरण में क्या निकला हमारे पास? 3 महासागरों को वर्ग किया गया और इनका नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर विश्व का प्रशांत महासागर। विश्व का प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक, इंडियन, ये 3 कर दिए गए। बाद में लोगों ने पाया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सागर ऐसा है जिसका पानी इनसे मिलता नहीं है, वो बहुत ठंडा है, अक्सर बर्फीला रहता है, अक्सर बर्फ से ढका रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उत्तर दिशा में शब्द होता है आर्कटोस। आर्कटोस मतलब उत्तर, सो आर्कटिक। आर्कटोस वैसे भालू से बना है, भालू शब्द ग्रेट बियर से बना है, तो आर्कटिक की जो संकल्पना है वो यहां आई। तो एक चौथा सागर आ गया, ए बी सी और डी। तो कितने महासागर हो गए? 4 महासागर हो गए, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ये 4 महासागरों की संकल्पना किसने की? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, इन्होंने 4 की कर दी। हाल ही में यह भी देखा गया है कि विश्व में 60 डिग्री अक्षांश, कितना अक्षांश? विश्व में 60 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश, कितना? 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश का पानी भी इन पानियों से विभिन्न है। ये अंटार्कटिक के चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उससे भिन्न दिखाई देता है। और इसे हमने क्या कहा? हमने इसे कहा
हमने इसे कहा सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। अब इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं। यह पांचवा महासागर है जिसको अभी आईएचओ की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में हो जाएगी। इस पर सोच बन चुकी है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी नाम की एक संस्था अब 5 में इसका गणना करती है। पांचवा क्या कहलाता है? सदर्न ओशन। इसकी सीमा क्या है? 60 डिग्री के दक्षिण में। इसे दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। सभी लोग मेरे साथ, इसे दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। क्लियर हो गए? तो कितने महासागर हो गए हमारे पास? 5 महासागरों की संकल्पना है। वैसे महासागर एक ही है। देखते हैं प्रशांत महासागर। छोटे से चित्र में छोटा सा ही दिखा रहा हूं, ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है। इट कवर्स नियरली 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी का 1/3 भूभाग, लगभग 1/3 या 30% भूभाग किसके पास है? प्रशांत महासागर के पास है। और प्रशांत महासागर, ये नाम जिन लोगों ने मेरे साथ विश्व भूगोल किया है, तो आपको याद होगा मैंने एक नाविक मेजेलन की बात की थी, जिनके नाम से मेजेलन जल संधि है चिली में, दक्षिणी भाग में। तो उन्होंने इसका नामकरण किया। और पैसिफिक, प्रशांत का मतलब एकदम शांत, पीसफुल सागर, पोर्चुगीज में इसका मतलब है। तो यह प्रशांत महासागर कहलाता है। ठीक है, यह प्रशांत सबसे बड़ा। उसके बाद अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की जब हम बात करते हैं तो अटलांटिक ओशन ये एस आकृति का ओशन है। इधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका। ये हमारा एस आकृति का ओशन दिखाई दिया। ये हमारा अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन हो गया? अटलांटिक ओशन। सभी लोग क्लियर? ये हमारे पास आ गया अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट। तो दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? प्रशांत। तो यहां पर मैं क्रम लिख देता हूं, क्रम लिख देता हूं। पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद सदर्न ओशन, अगर इसको मान्यता मिल गई। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। आर्कटिक के लिए आप चाहें तो जो नोट्स बना रहे हैं, सबसे छोटा और सबसे उथला, सबसे छोटा व उथला, कम गहराई वाला, और सबसे बड़ा और सबसे गहरा, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये लगभग 1/3, 30% पृथ्वी का भूभाग यही लिए हुए। अगर आकार की दृष्टि में, वैसे तो मैंने यहां लिख भी दिया, आकार की दृष्टि में देखिएगा तो ये गोला ही आपको दिखा देगा। प्रशांत महासागर का गोला 161 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा छोटा गोला हुआ 106, और उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी, और आर्कटिक तो सबसे ही कम है। ठीक है, कई तरीके हैं जो कि आप उसको समझ सकें। सर अंटार्कटिक भी तो है। तो जब मैंने कहा कि अंटार्कटिक नहीं है तो नहीं है, ये आप बचपन से सीखे हुए हैं और उसको अंटार्कटिक अंटार्कटिक कह रहे हैं। मैंने आपको संकल्पना दे दी। कुछ समय तक उसे अंटार्कटिक कहा जाता था, अब क्या नाम है उसका? दक्षिणी सागर। ठीक है। सभी लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से अभी भी ट्रांसमिशन फंसी हुई है। कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे भी बीच में थोड़ा सा यहां पे क्वालिटी, मैं भी रिफ्रेश बीच बीच में कर रहा हूं। ठीक है। कुछ छात्रों का एक सुझाव है कि क्लास को थोड़ा पीछे कर दीजिए। मेरा भी पूरा सिस्टम एक बार को बंद हो गया है, तो देखते हैं।
आशा है सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं। किन्हीं कारणों से फिर से पावर कट हुआ, इस बार स्क्रीन भी ऑफ हो गया। ये सारे महासागर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन पर यदि कोई डाउट है तो कुछ छात्रों का प्रस्ताव है कि थोड़ा पीछे करके देखा जाए। थोड़ा सा पीछे करके देखिए, थोड़ा सा अपना वीडियो को पीछे कर लीजिए, शायद उससे बेहतर दिखाई दे। चलिए, अगर आपने देख लिया है, वापस इसी पर आ गए हैं, तो मेरा अगला प्रश्न सभी लोगों से, सभी छात्रों से एक प्रश्न है मेरे पास। जल्दी से बताएंगे ये सागर किसके हैं? महासागर का अगर हम ये देखें, थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, थोड़ा सा जो भी आपका वीडियो चल रहा है एकदम जो वो है उससे थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, 5 मिनट पीछे कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ठीक चलना चाहिए। महासागर किसके हैं? ये जो हमने महासागरों की बात की, ओशंस किसकी प्रॉपर्टी है? महासागर किसके हैं? जल्दी बताएंगे। महासागर किसके हैं? इंडिया का है सर, हम सब का है। से किसी के नहीं, एक सीमा को छोड़कर। चलिए ठीक है। तो पहली बात, महासागर की जब संकल्पना होती है, तो महासागर की जब संकल्पना होती है, इसमें दो विचार आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात यह है कि वायुमंडल में हवा किसकी है? वायुमंडल में हवा किसकी है? वायुमंडल में हवा पर क्या किसी सरकार का अधिकार है? नहीं सर, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये हम सबकी है। आसमान किसका है? हम सबका है। तो जल किसका? वो भी हम सबका होना चाहिए, होना चाहिए। भूमि किसकी? वो भी हम सबकी। बट आपने देखा जैसे जैसे देश की संकल्पना आई, राष्ट्र की संकल्पना आई और देशों की सीमाएं बन गई, तो भूमि क्या हो गई? एक राष्ट्र की एक भूमि, एक क्षेत्रफल हो गया, एक बाउंड्री हो गई कि नहीं होगी? उसी तरह से चीजें बदलती रही और हमने पाया हमने पाया कि
धीरे धीरे भूमि देश की संपत्ति हो गई और किसी को भी भूमि चाहिए तो उसको भूमि लेनी पड़ती। आज की डेट में तो मैं पानी भी कहना चाहूंगा कि पानी भी, पेयजल भी खरीदना पड़ता है। और सच कहूं तो कोविड में लोगों ने हवा भी खरीदी, ऑक्सीजन भी खरीदा। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि सारी चीजों पे जो हमारा नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार है, जो हमारा नेचुरल राइट है और नेचुरल रिसोर्सेज, वो चला जा रहा है। तो सागर किसके होने चाहिए? हम सबके होने चाहिए। सागर किसका होना चाहिए? समस्त जीवन का सागर होना चाहिए। प्रकृति ने हमें दिया, ये सब हमारा होना चाहिए। सभी लोग मेरे साथ। तो पहली सोच, पहली संकल्पना जो मेरे दिमाग में आती है कि सागर किसके? सागर हम सबके। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आती है, जहां से मैं थोड़ा सा चिंतित रहता हूं, कि जब उपनिवेशिक काल हुआ तो सोच के देखिए, कॉलोनाइजेशन में जब ये कॉलोनाइजर्स थे, उपनिवेशिक ताकतें थी, जब इन्होंने भूमि पे अपना हक कर लिया, देशों पे हक कर लिया, तो अब इनका मन आया सागर भी हमारे होने चाहिए। तो सागर जब इन्होंने कहा, तो मान लीजिए ये द्वीप है या महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका पर हमने देखा कि यहां पर जो है मान लीजिए ब्रिटेन का कब्जा है, ये ब्रिटेन का कब्जा है। तो ब्रिटेन ने कहा कि यार इसके आसपास का सागर भी मेरा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर फ्रांस से आए, कोई डच आया या कुछ आया, तो मैं नहीं आने देना चाहता हूं। तो इस पर लड़ाई हुई कि सागर किसके हैं। तो तब ऐसा हुआ कि जिसको भी चाहिए, ये हमेशा उस तरफ, उस काल में कोई ऐसे अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं होते थे, एक ही नियम था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सबने क्या किया, अपने अपने हथियार तैयार किए, और ब्रिटेन ने तैयार की तोप का गोला। ये तोप का गोला 3 मील तक मार सकता था, 3 मील दूरी तक ये गोला दागा जा सकता था। तो ये एक नियम बन गया उस समय कि 3 मील तक का समुद्र आपकी सीमा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपके पास वो तोप है जिससे 3 मील तक का गोला दागा जा सकता है। आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है? ताकत लग रही। लेकिन ये काल वो था जब आपस में लड़के जमीन और सागर हथियाए जाते थे। विश्व युद्ध द्वितीय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएन से आग्रह किया गया, संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया गया कि समुद्रों का जो सीमा निर्धारण है, क्या यह किया जा सकता है। यूएन से कहा गया कि ये समुद्र के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं? भूमि के लिए तो हमने लड़ाई कर ली, ये समुद्र किसके हैं? तो यूएन से कहा गया क्या आप इसके लिए कानून बना सकते हैं? यूएन ने लगभग 2 दशक इस पे वार्ताएं की। यूएन के पास 2 चीजें थी। पहली चीज ये, यूएन ने कहा कि एक पूरी की पूरी मानवता का हक होना चाहिए। सागर में सबका हक है, सबका हक है। सागर किसका है? हम सबके लिए, ओशंस फॉर एवरीवन। तो इसे उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये एक मूल अधिकार माना गया कि सागर सभी के हैं तो सबको मिलने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सागर का कुछ परिसीमन भी होना चाहिए, कुछ बाउंड्री जरूर बननी चाहिए, जिससे कि आपस में मनमुटाव ना हो। जैसे उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण के लिए ये समझिए, भारत है, तो भारत के आसपास का पानी किसका होना चाहिए? तो आप कहेंगे भारत का होना चाहिए। तो बात यह है कि ये पानी तो यार सबका है, इसमें भारत नहीं आना चाहिए। तो पानी नैसर्गिक अधिकार है, तो ये सभी का होना चाहिए, इसमें भारत कहीं नहीं आना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्री होना चाहिए, सबके लिए फ्री होना चाहिए। चलिए, ये तो यूएन की संकल्पना सभी है। अगर ये भारत का है तो अफ्रीका के आसपास का पानी भी फ्री होना चाहिए, वहां भारत भी जा सकता है कि नहीं जा सकता, मान लिया। लेकिन दूसरी संकल्पना जो आई, दूसरी संकल्पना ये आई कि नहीं, लेकिन आप यूं समझिए कि अगर यहां पर चीन की पनडुब्बी आकर खड़ी हो जाती है, क्या हो जाता है? चीन की एक पनडुब्बी आकर खड़ी हो जाती है, या पाकिस्तान का एक जहाज यहां पर आकर खड़ा हो जाएगा, तो क्या यह भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यूएन के पास यह भी था कि भाई मेरे पास भी तो हक होना चाहिए, ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा देश है, ये मेरी सीमा है, ये भारत की टेरिटरी। लेकिन भारत की टेरिटरी को यहां पर एक पाकिस्तान के जहाज से या चीन की पनडुब्बी से खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जब यह बात रखी गई तो यूएन ने कहा यह बात भी ठीक है, आपको कुछ क्षेत्र आपका होना चाहिए जिसमें आपके पास अधिकार हो कि आप इन जहाजों को नियंत्रित कर सके। आप इनको कह सके कि आप यहां नहीं आ सकते, आइए, अगर आपके पास कोई खतरा है, अगर कोई जहाज डूब रहा है, डूबने का खतरा है, पाकिस्तान का भी जहाज हो, तो उसे हम भी बचा लेंगे।
अगर चीन का जहाज कोई डूब रहा है तो उसका भी हक है कि ये सागर उसके हैं, हम उसे तट पे ले लेंगे, लेकिन हम अपनी शर्तों पे लेंगे। ऐसा नहीं कि वो बिना किसी शर्त भारत के क्षेत्र में घुसे। सभी लोगों को समझ में आए? तो इसके लिए एक परिसीमन किया गया। ये परिसीमन ये किसका आ गया? इस पर भारत के अधिकार दे दिए गए, लेकिन इसके परे का जो सागर है, इसके परे के सागर को क्या कहा गया? फ्री सी। ये ओपन सी है, हाई सी है। ये किसका है? ये हम सबका है। तो पहली चीज, अगर आपको लगता है कि सागर किसके हैं, चीन सागर का है, हिंद महासागर भारत का है, तो ऐसा नहीं है। कुछ हिस्सा भारत को दिया गया है और बाकी हिस्सा, अधिकांश हिस्सा क्या रखा जाता है? हाई सीज रखा जाता है। ये किसके तहत रखा जाता है? एक अंतरराष्ट्रीय कानून बना, सागर का कानून कहलाता है वो, अनक्लॉस। लगभग 2 दशकों तक इस पे वार्ताएं हुई, बैठक हुई, देशों ने आपस में बात की, लड़ाई की, सब चीजें बातें हुई और तब जाकर ये परिसीमन हुआ। सभी लोग क्लियर हैं? कोई डाउट है तो पूछिए। इस पर कुछ लिखवाना चाहता हूं तो वो मैं आपको जरूर दिखा दे दूंगा। हाँ जी, कहां पर हैं हम? यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ ओशंस, करंट स्लाइड से चलेंगे। महासागरीय क्षेत्र का वर्गीकरण, तो ये लिख लीजिए शीर्षक, महासागरीय क्षेत्र का वर्गीकरण। और ये कैसे होता है ये भी मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। सभी लोग मेरे साथ? तो ये सागर है। अनक्लॉस 10 दिसंबर 1982 को मोंटेगो बे, जमैका में इस पे हस्ताक्षर हुए और 1994 में इसे लागू कर दिया गया। तो कानून का नाम क्या है? अनक्लॉस। अनक्लॉस संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। तो जो उसमें लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में अनक्लॉस। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। तो क्या करता है? ये करता है सीमा निर्धारण। इसी कानून के तहत आपके सागर नितल क्या होता है? ये तो हो गया बाउंड्री डिटर्मिनेशन करता है। सागर नितल अधिकार। ओशन बॉटम, समुद्र के तल किसके हैं? ओशन बॉटम राइट्स, आपके क्या अधिकार हैं उन सबको देखता है। नौवहनीय अधिकार, नेविगेशन के राइट, ये इसी तहत आता है, नौवहन के अधिकार। और साथ ही साथ समुद्री प्रदूषण प्रबंधन व नियंत्रण। पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन या मरीन पोल्यूशन कहते हैं इसको, मरीन पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसके भी नियम यहीं पर है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवाद निष्पादन या निवारण, जो भी आप कहना चाहें इसे। तो अगर किन्हीं देशों में
सीमा पर विवाद हो जाता है तो उसका निवारण कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, वो सारी चीजें इसी में आती हैं। सभी लोग मेरे साथ? आशा है आप इसे समझ पा रहे हैं। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवाद निष्पादन, ये सारा का सारा काम कौन करता है? यही संधि करती है। क्लियर? कोई प्रश्न है तो पूछिए। सीमा निर्धारण, सागर नितल अधिकार, नौवहनीय अधिकार, समुद्री प्रदूषण प्रबंधन एवं नियंत्रण, ये सारा का सारा कौन कर रहा है? यही संधि कर रही है। ठीक है, इस संधि ने क्या किया? इसी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, इसने क्या किया? कोई भी देश है, कोई भी देश, ये उसकी तट रेखा है, उस तट रेखा में बहुत सारी चीजें इस तरह से, कई आकृति हो सकती हैं, ऊपर नीचे है। तो पहले इन्होंने कहा कि हर एक देश एक औसत तट रेखा खींचेगा। क्या खींचेगा? यही चित्र बना लीजिए सभी लोग। ये क्या है? हमारी औसत तट रेखा। ये जितना भी उबड़ खाबड़ है, जितना भी ये है, औसत तट रेखा, इसे क्या कहा? बेस लाइन। हर देश अपनी बेस लाइन बनाएगा, आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती? औसत तट रेखा। तट में जितने भी कटे फटे ऊपर नीचे जितने भी ये हैं, इन सब के लिए हमारे पास ये बन गया। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? क्लियर? यहां तक अगर आप मेरे साथ हैं तो बने रहिए। अब आधार रेखा के अंदर भी कुछ क्षेत्र है, ये अंदर हो गए। तो ये जो जल है, ये कुछ विशेष जल है, और कुछ क्षेत्र इस आधार रेखा के बेसलाइन के बाहर हो गए। बेसलाइन के बाहर के भी क्षेत्र, इनका उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। जो अंदर के क्षेत्र हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इनको कहा जाता है आंतरिक जल। अभी स्लाइड पे दिखा दूंगा। इनलैंड वाटर या इंटरनल वाटर, आंतरिक जल, ये आपकी भूमि सीमा के समान है। दे आर एज गुड एज भू सीमा। मतलब इसमें आप सॉवरेन देश हो। जैसे भारत की भूमि पर कोई भी विदेशी नागरिक नहीं आ सकता जब तक कि उसके पास दस्तावेज ना हो, भारत द्वारा दिया गया वीजा और परमिशन ना हो। यहां कोई भी आएगा वो गैर कानूनी, हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। उसी तरह इंटरनल वाटर में भी हमें पूरी स्वायत्ता दे दी गई कि ये सारा का सारा पानी किसका? भारत का। ये सारा का सारा पानी भारत का। इस क्षेत्र में कोई भी विदेशी नाव, कोई भी विदेशी नागरिक यहां पे पाया गया, उसके पास दस्तावेज नहीं, हम पकड़ सकते हैं। आपने सुना होगा बंबई में जो अटैक हुए, जो पाकिस्तान से नाव आई थी, वो इन्हीं तरह से घुसी और इस तरह से घुसकर वो बंबई में अटैक करके चले गए। हमारे तटरक्षकों की नजर बचाकर वो इसी पानी में घुस गए थे। अगर वो कहीं भी मिल जाते हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ये हमारा पूरा सॉवरेन टेरिटरी माना जाता है इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर के बाद यहां पर हमने वर्गीकरण किया। ये 12 नॉटिकल माइल, ये 12 नॉटिकल माइल, और उसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल। ये 3 रेखाएं, संरेखण आपको समझ में आने चाहिए। ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो बेस रेखा पहले बनाई जाएगी। पहले क्या बनेगी? बेस लाइन बनेगी। बेस लाइन से सारी गणना होने वाली है। क्या होने वाला है? बेस लाइन से क्या होगा? सारी की सारी गणना कहां से होगी? वो बेस लाइन से होगी। और बेस लाइन के आगे हम देखते चले जाएंगे, बेस लाइन के आगे हम धीरे धीरे देखते चले जाएंगे
कि हमारे क्या क्या वो बनते हैं। इस पर हमारे अलग अलग अधिकार, इस पर क्या है 100% अधिकार। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। स्क्रीन दिख रहा है 12 और 34, सिर्फ 12 फिर से दिखा देना चाहता हूं, आपने शायद 34 लिखा। तो पहला तो ये बेसलाइन हो गई। बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल क्या कहलाता है, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, इसे क्या कहा जाएगा, प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी। उसके बाद आता है हमारा ईईजेड, ये 200 वाला क्या है, ईईजेड। ईईजेड क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और ये जो है, ये जो 12 नॉटिकल माइल है, जो यहां से 24 गिना जाएगा, इसे कहते हैं 12। इस पूरे को कॉन्टिग्युअस नहीं कहते हैं, 12 के बाद का जो क्षेत्र है सागर की तरफ, वो कहलाता है हमारा कॉन्टिग्युअस क्षेत्र। तो इसमें जो हमारे आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज। ठीक है, तो लिख लें इसे। ए क्या है, ए आपका, ये तो इंटरनल हो गया। इंटरनल के बाद जो हमारा ए है, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र। इसे कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। इस पर भी लिख रहा हूं 100%। बी सन्निहित क्षेत्र, इसे कहते कॉन्टिगुअस जोन। इसमें मैं लिख रहा हूं सीमित। और सी क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये है बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल। और इसको भी मैं लिख रहा हूं सीमित। क्या मतलब है ये भी बता दूंगा। ये बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल। एबीसी सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, एबीसी, ए बी और सी। इसे देख लेते। तो पहली बात, 100% आपके पूरे के पूरे अधिकार कहां पर हैं, भूमि पर हैं। भूमि के बाद इसको हमने जो बेसलाइन के अंदर का क्षेत्र कहा, इसको क्या कहा, आंतरिक जल। ये बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है। इसमें खाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियां, ये सब आते हैं। बे, गल्फ, क्रीक, एवरीथिंग दैट इज इनसाइड द बेसलाइन, बेसलाइन के अंदर अंदर जो स्थल की तरफ है, उस सीमा की तरफ है, वो सारा का सारा हमारा 100% हमारा अधिकार है। ठीक है, भारत ने 1995 में अनक्लॉज को अपना लिया है। हम भी इसके हस्ताक्षर भी कर चुके हैं, हम इसे लागू भी कर चुके हैं। हम भी इसी कानून से चलते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में बाकी देश भी इसी कानून से चलते रहें। सभी लोग मेरे साथ। उसके बाद आता है प्रादेशिक सागर। तो यूएन ने कहा कि बेसलाइन के बाद के 12 नॉटिकल माइल भी आप ही के, 12 नॉटिकल माइल भी आप ही के हैं। नॉटिकल माइल क्या होता है, जो लोग नॉटिकल माइल नहीं जानते हैं, इसको कहा जाता है समुद्री मील। ये दूरी का मापन का, समुद्र में दूरी किस में नापी जाती है, नॉटिकल माइल, समुद्री मील। ये मील कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा, हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा नॉटिकल माइल, समुद्री मील। 1 नॉटिकल माइल इतना होता है। तो पहले तो बेसलाइन के अंदर का आंतरिक जल, इस पर हमारे पास 100% पूरी स्वायत्ता, हम जो चाहें वो हमारे लिए, ये एज गुड एज लैंड टेरिटरी है। बेसलाइन के अंदर का जो इंटरनल वाटर है, ये हमारी भूमि की सीमा की तरह मान लीजिए। फिर यूएन ने कहा कि आपको अगर संकट है, तट पर कोई और समस्या आती है, तो हमें यह भी समझ में आता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको 12 नॉटिकल माइल और दे रहे हैं।
12 नॉटिकल माइल, यहां पर भी आपके पास पूरा स्वायत्त अधिकार है 100%। अगर यहां पर कोई मर्डर होता है, एक नाव है जो 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर एक जहाज है, जहां पे किसी का मर्डर हो जाएगा तो भारतीय कानून लगेंगे, उनको अरेस्ट करिए और सारे कानून जो आपके वो लागू हो जाएंगे 12 नॉटिकल माइल। इसके अंदर कोई भी प्रवेश करने से पहले आपसे अनुमति लेगा, आपसे अनुमति लेगा कि भाई मैं इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, मैं इस क्षेत्र में इसलिए प्रवेश कर रहा हूं, कारण भी बताएगा, कारण भी बताएगा कि मैं इसलिए कर रहा हूं। अगर कोई जहाज यहां से निकलता है और भारत को टच नहीं कर रहा तो हम उन्हें अधिकार दे देते हैं, राइट टू इनोसेंट पैसेज, हम उन्हें जाने देंगे, लेकिन हमारे तटरक्षक उन्हें रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं कहां जा रहे हो, किस उद्देश्य से हमारी सीमा में आप घुसे। जैसा कि मैंने कहा बंबई में जो घटना हुई उसमें हमने उन्हें नहीं पकड़ा था। लेकिन उसके बाद तो बेसलाइन से सागर की तरफ 12 नॉटिकल माइल आप क्या कहलाता है, प्रादेशिक सागर 100% अधिकार। उसके बाद का जो क्षेत्र है ये सन्निहित क्षेत्र है। आप यूं समझिए कि एक कोई मर्डर होता है, एक नाव है उस पर मर्डर हुआ, हमारे तटरक्षक को पता चलता है, तटरक्षक उसे गिरफ्तार करने जा रहा है और वो नाव भागते 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 12 नॉटिकल माइल की लाइन क्रॉस कर लेती है, क्रॉस कर लेती है और उधर जाके टीली अब पकड़ो। तो अब टीली लीली करके भागा है तो उसको पकड़ा जाए कि नहीं पकड़ा जाए? ये तो 12 नॉटिकल माइल तो इसने पार कर लिया, तो इसको टीली लीली को पकड़ा जाएगा कि नहीं? तो यूएन ने कहा पकड़ लो, 12 नॉटिकल माइल और दे दिया। इसे कहा गया पीछा करो क्षेत्र, हॉट परसू जोन। अगर कोई यहां से निकला है तो इसे आप पकड़ सकते हो, लेकिन आपके अधिकार यहां पर क्या है? आपके अधिकार यहां पर सीमित अधिकार है। यहां पर क्या है? सीमित अधिकार है। सारे कानून यहां पर लागू नहीं होंगे, लेकिन कुछ आर्थिक कानून, जैसे आप यूं समझिए डिमोनिटाइजेशन हुआ, डिमोनिटाइजेशन में कुछ नोटों को अवैध कर दिया गया। तो अगर उन नोटों का कोई भंडारण कर रहा है, अगर उन नोटों का कोई भंडारण कहीं पे कर रहा है और इस क्षेत्र में है, या भारत के कोई टैक्स के कानून का उल्लंघन करके यहां पर एक जहाज है जो कैसीनो चला रहा है, तो हम उसे जाकर उसे पकड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो टिल्ली वालों को पकड़ लो, और आधार रेखा से 24 तक विस्तृत है, लेकिन इसकी सीमा कहां से शुरू होती है? 12 के बाद से। तो इसे मैं यहां पर 12 से 24 गिनना चाहूंगा। तटीय क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय आवर्जन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों से दंडित करने का अधिकार है। सारे कानून नहीं लगेंगे। पहला तो आपने हमारे प्रादेशिक सागर में कोई कानून तोड़ा है, हम आपको जाके पकड़ सकते हैं, उसे हॉट परसूट जोन कहा जाता है। 12 नॉटिकल माइल तक हम पढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ केरल में कुछ मछुआरों की हत्या हो गई। तो एक पानी का जहाज जा रहा था, पानी में के जहाजों पे पायरेसी होती है, समुद्री लुटेरे आ जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के लिए 2 लोग रखे हुए थे। तो सिक्योरिटी वाले लोगों ने देखा कि कुछ मछुआरे अपनी नाव लेके जहाज के बहुत पास आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां से गोली मारकर उनको मार दिया। तो केरल के कुछ मछुआरे मारे गए। तो हमारे तटरक्षक ने क्या किया? तटरक्षकों ने जाकर इस जहाज को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जहाज गिरफ्तार हो चुका है, और गिरफ्तार होने के बाद इनकी भारत के कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में पेशी होती है। मछुआरों का ये पक्ष है कि इन्होंने हमारी हत्या की, हमारे मछुआरों की हत्या की, और ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर थे, तो इन पर हत्या का कानून लगना चाहिए। और इन नाविकों का क्या कहना था कि हां, हत्या हुई, गलती से हुई, हमने आत्मरक्षा में की, हमें नहीं पता था कि ये मछुआरे, हमें लगा ये समुद्री लुटेरे हैं, हमने इन्हें वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी नहीं माने, तो हमने इन पर गोली चला दी। लेकिन अब हत्या हो चुकी है, अब हम पे हत्या का अगर कोर्ट में जाना है तो हम भारत के कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में। हमें लगता है कि भारत के कोर्ट में हमें नहीं पेश होना चाहिए, क्योंकि हम 12 मील के बाहर थे, हम 12 से 24 में थे। हम किस में थे? सन्निहित जोन में थे। हमारे मछुआरों का कहना है नहीं, ये कहां पर थे? ये हमारे टेरिटोरियल जोन में। आपको समझ में आ गया? अधिकार क्षेत्र अगर 12 के अंदर हुआ तो हमारे कानून लगेंगे, तब हमारा जज उन पर न्याय देगा। और अगर उसके ज्यादा है 12 से 14 में, तो अब क्या होगा? 12 से 14 में हम अंतरराष्ट्रीय उसमें जाएंगे। तो भारत ने कहा नहीं भैया, ये 12 में ही था, इन्हें धर लो, और उनको जेल में हमने चक्की पीसिंग करवा दी। समझ में आ गया? पेनल्टी लगी, सब कुछ हो गया। क्लियर हो गया? सभी लोग वापस आ जाएंगे। उसके बाद
ये दोनों क्षेत्र, ये पेटियां बनने के बाद अब कुछ देशों ने कहा कि ठीक है, नौवहन कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा तट है उसके जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन जो नीचे हैं, जैसे मान लीजिए तेल है, प्राकृतिक गैस है, कुछ खनिज हैं जो तेल कह रहा हूं, सागर के नितल में पाए जाते हैं, उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको माना। संयुक्त राष्ट्र ने कहा बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल आपका ईईजेड है। सी जो है हमारा आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इसमें जिस भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई संसाधन आते हैं तो उस संसाधन का दोहन करने का एक्सक्लूसिव अनन्य राइट किसके पास है? उसी देश के पास है। मान लीजिए उस देश के पास तकनीक नहीं है, उदाहरण ले रहा हूं जैसे वियतनाम के तट पर 200 नॉटिकल माइल तक में तेल है, लेकिन वियतनाम उसे निकाल नहीं पा रहा, उसके पास पूंजी नहीं है, तकनीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? क्या उसके पास कोई और संभावना है? तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा कि आप किसी और देश को आमंत्रित कर सकते हो, अपने राइट्स के तहत उनसे तेल का दोहन शोधन करवा सकते हो। जैसे भारत का ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वियतनाम में भी तेल निकाल रहा है, लेकिन हक किसका है? वियतनाम का हक है। सभी को समझ में आ गया? तो ये हमारी सीमाएं। और सी के बाद ये जो हमारा सी हमने यहां पर लिखा, ए बी और सी के बाद का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाई सीज। ये सब के लिए है, ये फ्री है, इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें बल्कि इसका मैं कहूंगा कि इसका सर्वे सर्वा इसका संरक्षक कौन हो जाता है? इसका संरक्षण तब हो जाता है संयुक्त राष्ट्र, जो इसका संरक्षण करता है। यहां पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए, यहां पर वेल मछली का शिकार नहीं होना, बहुत सारी चीजें ये करता है। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दो देशों में इस पर विवाद हो जाए। मान लीजिए सर ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका को भी यही मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। श्रीलंका को भी अपनी बेसलाइन बनाने का अधिकार है। श्रीलंका उसके चारों तरफ अपनी ये खींचेगा। सर अगर ये खींचेगा तो श्रीलंका और भारत में तो लड़ाई भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, विवाद हो सकता है। तो विवाद के निपटारण के लिए, निष्पादन के लिए मैंने क्या रखा? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर दो देश आपस में ऐसा पाते हैं, परिसीमन में उनकी सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो वो दोनों आपस में कर सकते हैं और जिस भी निर्णय पर आए उनके पास आजादी। लेकिन अगर वो किसी निर्णय पर नहीं आ रहे हैं, इफ दे कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन एंड दे आर स्टिल फाइटिंग अबाउट द बाउंड्री राइट्स, तो क्या होगा? दे कैन रीच यूएन। वो संयुक्त राष्ट्र के पास जा सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि आप इसमें हमारा विवाद जो है, इसका निष्पादन, इसका निपटारा कर दीजिए और हम आप जो कहेंगे वो मान लेंगे। ठीक है, तो ये अनक्लॉस आता है, ये संधि है। और इसी पर जो हमसे परीक्षा में ये पूछा गया कि आपको विचार देने हैं कि हाल ही में क्या, बहुत लंबे समय से ये है चीन इस पूरे के पूरे सागर जिसको दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, इस पूरे के पूरे सागर को अपना बताता है। जबकि वियतनाम जैसे देश, वियतनाम का ये कहना है, फिलीपींस का ये कहना है कि भाई हमारी भी तो सीमा है, हमें भी तो मिलना चाहिए कि नहीं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए। तो चीन कहता है नहीं, ये पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर हमारा है। तो इस बात को लेकर फिलीपींस और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर सोचा, बात की और कहा निश्चित रूप से चीन का यह दावा गलत है और दिस क्लेम बाय चाइना दैट इट ओन्स साउथ चाइना सी, ये जो दावा है इसमें कोई भी आधार नहीं है। वियतनाम और फिलीपींस के पास पूरे हक हैं। लेकिन फिर मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आज की स्थिति ऐसी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन ने कहा भाड़ में गया संयुक्त राष्ट्र और उनका न्यायालय, हम कुछ नहीं मानते, चीन सागर अभी भी हमारा है। अपनी नेवी के उनके जहाज यहीं पर पेट्रोल करते रहते हैं और कई बार ऐसा देखा गया कि फिलीपींस के मछुआरे और या वियतनाम के मछुआरों को डरा धमका के वहां से भगाया जाता है। लेकिन अब इनका कोई खैर खा बनेगा तब तो होगा। अभी तो चाइना ऐसे उग्र मूड में है कि कोई भी आकर मुझसे छू कर देखे, मैं अभी लड़ता हूं। और आप जान रहे हैं कि विश्व की परिस्थितियां बहुत ज्यादा इसमें सहज नहीं चल रही। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो पूछिए। आज हम क्या बात करें? परिसीमन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बेकार की चैट कर रहे हैं।
कृपया ध्यान दीजिए, फोकस करिए। सभी लोग क्लियर? तो आज के लिए फिर वही, जब क्लास पूरे अच्छे रूप से नहीं चल पाती है तो उतना मैं भी जोश में नहीं रहता हूं कि मैं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म करवाऊं, लेकिन हम ओशन बॉटम फीचर अगली क्लास में इस पर बात करेंगे कि सागर के नितल में, सागर के तल में जो सारी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। सागर के नीचे इस तरह से कटक बनते हैं, बीच में कई कटक बने हुए हैं। सागर के ये गहरे क्षेत्र हैं, इन्हें ओशन बेसिन कहा जाता है। सागर में कई गहरे क्षेत्र हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच आपने सुना, गर्त हैं। इन सब की हम बात करने वाले कि सागर का जो नितल है इसमें जो अलग अलग स्थलाकृतियां हैं ये कैसे बनी, इन सब पर बात करेंगे। ओशन के शेल्फ पर इसका जो निमग्न तट होता है, शेल्फ, स्लोप, राइज और नीचे जो पहाड़ियां और चट्टानें हैं उन सब पर चर्चा कल की जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपनी बुक से ज़रूर पढ़ के आइएगा और उसके बाद हम जलधाराओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज केवल इतना, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। कल भी क्लास है और उसके बाद फिर हम दिवाली के लिए एक ब्रेक ले लेंगे। तो कल की क्लास इसी पर आधारित होगी, ओशन बॉटम क्या है और समुद्र की धाराएं क्या है। इस पर अपने प्रश्न लेकर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। और आशा करता हूं कि ये तकनीकी समस्या जो भी चल रही है, अब 2 ही दिन रह गए हैं, तो दिवाली के अवकाश में हम ये सारी तकनीकी समस्याएं सुलझा लेंगे। और आपकी सारी जो चुनौतियां हैं वो मुझ तक भी आती हैं, तो पूरी कोशिश हम करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हम एरिया कवर नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। बट साथ ही साथ फिर से सबसे अनुरोध है कि हमारे जो वेबसाइट है और जो ऐप है, इसमें जो हमारा कंटेंट सेक्शन है उसमें ये बुकलेट ज़रूर देखिएगा, जिसको हमने इंग्लिश में भी डाला, हिंदी में। द बुकलेट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ज़रूर पढ़िएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके बहुत मदद करने वाली हैं। मेरा क्लास में एक ही उद्देश्य रहता है, उन सारी चीज़ों को सहज करके उसे परीक्षा से जोड़ूं, पर साथ ही साथ अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपके पास वो मानक भाषा भी आएगी और विचार भी आपके साथ रहेंगे। इसी विचार के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ। आपने इतने स्नेह और धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।